ओके, आपण बघत होतो डॉट प्रोडक्ट. ओके, स्केलार अँड डॉट प्रोडक्ट या दोन गोष्टी आपण बघित होतो. नेक्स्ट टॉपिक घेतो मी त्यावरतीच जे काही क्वेश्चन आपल्याला विचारला ते घेणार आपण. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. अच्छे से समझ रहा है फिजिक्स सब? हाँ सर. Yes sir. ऐसा मतलब हार्ड नहीं लग रहा ना किसी को? नहीं सर. No sir. ओके ठीक है, चलेगा बेटा. अभी देखिए हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा. सभी को याद होगा कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा हमने यूनिट वेक्टर की, है ना? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था बेटा? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है. जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है ना? मतलब कोई वेक्टर हमारे पास गिवन है तो उस वेक्टर के अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. ओके, और यूनिट वेक्टर को अगर हमको दिखाना है तो हम ए कैप दिखाते हैं, इक्वल टू क्या लेते हैं? वो वाला वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड. डिवाइड बाय क्या लेते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड. इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखे थे. याद आ रहा सभी लोगों को? ओके, तो ए कैप क्या दिखाता है? डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ दैट यूनिट वेक्टर. मतलब ए कैप ही दिया है. मैंने बोला एक्स डायरेक्शन से हमें यूनिट वेक्टर लेना है. कौन से डायरेक्शन से लेना है बेटा? एक्स डायरेक्शन से अगर हमें यूनिट वेक्टर लेना है तो हम क्या करेंगे बेटा? उसे सिर्फ आई दिखाएंगे. ये होगा हमारा एक्स डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर. ठीक है, वेक्टर ए. ओके, उसके बाद में अगर मैंने बोला वाई डायरेक्शन से हमें वेक्टर है तो वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर अगर है तो उसे क्या दिखाएंगे बेटा? जे कैप. जी. ओके, और जेड डायरेक्शन से अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको कैसे दिखाएंगे बेटा? हम के कैप. सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया बेटा? हाँ सर. ओके, हाँ सर. इससे पहले जो चीजें हम पढ़े हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, क्या कौन सा प्रोडक्ट लेना है? डॉट प्रोडक्ट. तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे, ए बी कॉस थीटा, है ना? तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें दो तरीके से मिलती है बेटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री और दूसरी कौन सी बोलती है? कॉस जीरो की. कॉस 90 और कॉस जीरो. कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है और कॉस 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है. जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें मिलेगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली 0 आएगी. कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी. उसके बाद में अगर 0 डिग्री है थीटा की वैल्यू तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना मिलता है? ये 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. मतलब ऐसा वाला फार्मूला बनाया था हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिलता था हमें? ए बी मिलता है. मतलब देखिए 0 से लेके 1 तक वैल्यू बढ़ती है. 0 से लेके कहां बढ़ती है वैल्यू? 1 तक. इधर राइट साइड वैल्यू मिलती है कॉस ऑफ एंगल की. मतलब जब कभी भी 90 डिग्री एंगल रहेगा तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? मिनिमम मिलेगा. क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा. और एंगल अगर हमारा 0 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम मिलेगा. समझ में आया क्या बेटा? समझ रहा है? हाँ. ओके, ये याद रखना, ये दो पॉइंट्स याद रखना है. ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज मिनिमम व्हेन बेटा? इफ थीटा इज 90 डिग्री. ओके, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये Yes, वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए कैप. ये वाला फार्मूला है यूनिट वेक्टर का. ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय क्या लेते थे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. इस फार्मूले के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने. ये वाला फार्मूला क्या करना है? हमें यूज करना है और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा. यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा? 1 होती है. 1. एक क्वेश्चन लिखिए बेटा.
और एक बात समझिए, क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में समझेंगे उसको, ठीक है। 0.4 r वेक्टर प्लस 0.j प्लस 0.8 j प्लस ck plus ck represent a unit vector when c is represent a unit vector when c is ऑप्शन है बेटा उसके -0.2, दूसरा है बेटा √0.2, तीसरा है √0.8 और लास्ट है बेटा 0। इसका आंसर हमें बताना है। ओके, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलेगा। देखिए आप 0.4 r प्लस 0.8 j प्लस ck रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। हमने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1. क्या होती है यूनिट वेक्टर की वैल्यू? 1 होती है। ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होती है यूनिट वेक्टर की। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालनी, ये वाला वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड अगर लेनी है, समझो इस वेक्टर को मैं a से डिनोट करता हूं ऐसे। ओके, वेक्टर a इक्वल टू 0.4 i प्लस 0.8 k j, ओके, प्लस सी के, इसको मैं वेक्टर ए डिनोट करता हूं। तो वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी बेटा वो कितनी मिलेगी? हमें 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? 1। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ये हमारे पास गिवन है। रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। लेकिन हमें एक बात और पता थी बेटा, किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हम क्या करते हैं बेटा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। आई के साथ वाली जो टर्म है वो ए एक्स वाली होती है, जे के साथ में जो टर्म है वो ए वाई वाली होती है, और जेड के साथ में जो टर्म है, के के साथ में जो टर्म है वो ए जे वाली होती है। तो इसे क्या कर सकते हैं बेटा हम? अंडर रूट ऑफ, ओके, यहाँ पे क्या है फिर 0.4 उसका स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा 0.8 उसका स्क्वायर, और प्लस का आएगा बेटा इधर सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बात समझ रही क्या सबको? हाँ सर. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.16. 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 4 4 का 16, 1 2 पॉइंट 0.16. 0.8 का कितना आएगा? 0.64. और ये प्लस सी स्क्वायर का कुछ पता नहीं, इक्वल टू क्या है बेटा? 1 है ना। इज इक्वल टू क्या है? 1। अब क्या करेंगे फिर यहाँ पे, ये दोनों की एडिशन करो तो कितनी होती है? देखिए 0.80. 0.8 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या मिलेगा? इधर 0.8 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा बेटा। ओके, उसके बाद में सी स्क्वायर इक्वल टू ये 1, ये वाला 0.8 उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, इधर लिखता हूं मैं ऊपर, यहाँ तक दिखाई देता है सबको? ओके, हाँ सर. ये सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये 0.8 उधर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 0.8 चला गया, कितना बचता है बेटा? 0.2 बचता है। हमें वैल्यू क्या है? किसकी चाहिए? सी की चाहिए। किसकी चाहिए? सी की। तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा फिर से, लेकिन स्क्वायर रूट, तो सी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा?
समझ में आया क्या? हाँ सर। समझ में आया? ओके ठीक है, लिख लो। सर हाँ बेटा, 0.16 प्लस 0.64चं 0.80 येतं ना. हाँ 80 मीन्स 80, 0.800000 याला काही व्हॅल्यू नाही बेटा, ठीक आहे. आरती लक्षात आलं बेटा? हो सर. तो कुछ भी वैल्यू नहीं, ठीक है. ये लिख लो क्वेश्चन. हो गया सर. हो गया जी बेटा. साक्षी बाहेकर जॉईन नाही का? ओके, देखिए रेगुलर करते रहिए. समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर समझ में. लेफ्ट लेफ्ट मत कीजिए फिर, ठीक है. चलेगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखना है 0.4i 0.8j प्लस सी के रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर व्हेन सी इज, ऐसा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है. इसमें समझ में आया कि आपको सी की वैल्यू कैसे निकालनी है. तो यूनिट वेक्टर बोला गया, सी की जगह ये वाली वैल्यू में इधर ट्रांसफर कर देता, इधर कोई वैल्यू होती तो भी वही फार्मूला क्या करना है, यूज करना है. ओके, तो भी क्या करना है, वही फार्मूला हमें यूज करना है. ओके, हमने एक टॉपिक देखा था बेटा इसके पहले, वो टॉपिक समझाता हूं और उसके ऊपर क्वेश्चन लेते. कोई भी वेक्टर अगर हमारा रहेगा, मतलब ये वेक्टर ए है, ओके, मैंने ऑर्थोगोनल आप लोगों को बताया था. ये ए एक्स आई बोल सकते थे, ए वाई जे भी बोल सकते थे, ए जेड के भी बोल सकते थे, ठीक है. ऐसा हमने दिखाया था वेक्टर ए को. ठीक, ऑर्थोगोनल मतलब क्या था, वो 3 डायरेक्शन से जाता था.
ठीक है। ये वाली कौन सी डायरेक्शन थी, एक्स, ये वाई थी और ये जे थी। ये वाली डायरेक्शन मतलब आई वाली थी बेटा, ये कौन सी थी, जे वाली थी, जे और ये वाली डायरेक्शन के के वाली थी। सभी लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला वेक्टर हमने निकाला, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर, ये तीनों डायरेक्शन किस वेक्टर की, ये वाले वेक्टर की। याद आ रहा है, मैंने एक बॉक्स लिया था, है ना, जिस रूम में आप बैठे हो, कॉर्नर है, कॉर्नर से ऊपर ऐसी डायगोनल अगर हमने निकाली क्यूबाइड की, तो ये वाला मैंने बोला था, ये वाला फोर्स ये था हमारा वेक्टर की, ठीक है। इसकी ये वाला ए डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन, ये के मतलब एक्स वाई और जे डायरेक्शन, है ना। बात समझ में आ रही बेटा, ये वाला वेक्टर ए है हमारा, ठीक है। तो इसका हर एक जगह पे एंगल बनता है, मैंने बोला था। यक्स के साथ में एक एंगल बनता है, उसका अल्फा कहा था उसको हमने, ओके। वाई के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा कहा था, और जेड के साथ में जो एंगल का बनता है उसे हमने क्या कहा था बेटा, गामा कहा था। याद आ रहा है सबको, इसे क्या कहा था हमने, अल्फा। वेक्टर ए का एक्स के साथ में जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहा था, और वाई के साथ में जो एंगल बनता है उसे हमने क्या कहा था बेटा, बीटा कहा था, और जेड के साथ में वेक्टर ए का जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहा था हमने, गामा कहा था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालिए, तीनों के बीच में जो जो एंगल है वो एंगल निकालिए, तो एंगल निकालने के लिए भी हमें फार्मूले की जरूरत होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ की जो वैल्यू होती है ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सभी को समझ में आ रहा है। इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको हम ए भी बोल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू भी हमें क्या मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलती है, ओके। तो देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, क्या कॉस गामा के लिए क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के लिए मैं फार्मूले बता रहा हूँ आप लोगों को, लिख लीजिए इसको। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के लिए क्या मिलेगा, अल्फा किसके साथ में, यक्स के साथ में, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स वाला, ये वाला डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा के लिए बताइए अब क्या आएगा, तो ए वाई वाला आएगा डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, और गामा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ए जेड वाला आएगा डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। फार्मूले समझ में आए क्या सभी को, समझे कि नहीं यस समझे सर। बेटा, लिख लीजिए हाँ इतना, सर। ये वाला इतना लिख लीजिए फार्मूले को। इन्हें क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन। इनके सबके स्क्वायर की वैल्यू अगर ले ली तो क्या आती है, 1 आती है, ये भी याद रखिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आता है, ये भी लिख लीजिए बाहर, इसको भी नोट डाउन कीजिए इसको भी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। होगा क्या बेटा, हाँ सर। चलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे बेटा अब हम।
देखिए बेटा, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i plus 4j, 2i plus 4j minus 5k, the direction of cosine, the direction of cosine of the vector a r, ऑप्शन है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की। क्या कर सकते हैं बेटा फिर? कॉस अल्फा अगर निकालना है तो क्या मिलेगा बताइए बेटा? ऑप्शन नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट निकालेंगे आंसर। बताइए क्या कर सकते हैं? मैंने अभी भी बताया था बेटा आपको, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लेना है? एक्स वाला, मतलब ये क्या है 2 डिवाइड में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसके पहले पढ़े हम। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 25। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यस कितना सर। मिलता है देखिए, ये बचेगा 2, ये कितना होता है बेटा? 45 है ना? 45 होता है बेटा। अंडर रूट ऑफ 45 को किसी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा? 5 into 9। तो 3√5 हो जाएगा ना? होगा कि नहीं बेटा? यस है ना? सर। या फिर इतना आएगा। ठीक है, ये अगर नहीं है तो ये ऑप्शन रहेगा। कॉस बीटा के लिए क्या रहेगा बेटा? ये 4 रहेगा ऊपर और नीचे क्या लेंगे? 4 plus 16 plus 25। ये तो मिल गया ना डायरेक्टली, इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 45 हो गई ना डायरेक्टली अभी, क्योंकि ये सबके लिए सेम रहेगा डिवाइड में। सही है, तो 4/√45 तो क्या मिलेगा बेटा? 4/3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं। ठीक है, गामा के लिए क्या मिलेगा बेटा बताइए? इसको क्या कर सकते हो? और भी अगर चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, मैंने बताया था। समझ में आया क्या बेटा? ये कैसे किया समझा क्या? 5 को √5 से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? √5 मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, मतलब क्या निकाला हमने? डायरेक्शन कोसाइन, ओके, ऑफ वेक्टर ए। सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, फिर लिख लीजिए, यहां तक भी सफिशिएंट है आंसर। ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा का बताया। जितना आपके ऑप्शन में उतना ही लिखना है आपको, उतना ही आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, उतना ही आंसर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, हो गया सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। समझ में आया ना लेकिन अभी? यस हाँ सर। सर।
चलो दूसरा करो आप एक। नेक्स्ट लिखो बेटा। वेक्टर्स ए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वेक्टर ए makes equal angle makes equal angle with x, y and z, with x, y and z axis. Value of its components in terms of magnitude, in terms of magnitude of vector A will be ये क्वेश्चन है बेटा और ये उसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बाय रूट 3, ऑप्शन नंबर बी ए बाय रूट 2, ऑप्शन नंबर सी रूट 3a, ऑप्शन नंबर 4 रूट 3 बाय ए। क्या कर सकते हो बेटा इसमें हम? क्या कर सकते बेटा बोलिए। क्या कर सकते बेटा? क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आएगा? किसको समझ में आया क्वेश्चन? सर मुझे समझ में आया। अरे बोला। समझा सर। किसी को क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। क्या कर सकते हैं पूजा इसमें? सर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर वाई जो है वो हम 1 ले लेंगे, फिर बाद में 3 कॉस मतलब फिर ए अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों एक ही है, इसीलिए फिर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, फिर कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3
1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, फिर बाद में ए एक्स इज इक्वल टू मतलब ए अल्फा ए बीटा ए गामा वो जो है वो इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। ए बाय आंसर कितना मिलेगा फिर? A/√3। और किसको समझ में आया क्वेश्चन? और किसी को समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा? अरे समझा कि नहीं समझा? गूंगे लोगों बताइए, क्या बोला उन्होंने? वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स, मतलब सबसे पहले तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है? गामा है, with x, y and z axis. Value of its component in terms of magnitude. इनके जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू निकालनी है बेटा। ax की वैल्यू निकालनी है, ay की वैल्यू निकालनी है और az की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ax, ay और az की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है क्या? उनके कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये जो वेक्टर a है ना, इसके ax, ay और az, ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम उसको कॉस स्क्वायर अल्फा ही कंसीडर करते हैं सभी को। ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा होगा इक्वल टू 1। तीनों अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो ये 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा होगा बेटा इक्वल टू 1। मतलब cos स्क्वायर ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा? 1/3 मिल रहा है। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 1/√3 मिलेगा। मतलब ये हुआ बेटा cos अल्फा 1/√3 है। सिमिलरली cos बीटा भी 1/√3 हो जाएगा। मतलब सिमिलरली क्या हो जाएगा? cos बीटा is also equal to 1/√3 और cos gamma is also equal to 1/√3 बनेगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला था बेटा? cos अल्फा अगर आप लोगों को निकालना है तो हम ax अपॉन a लेते थे बेटा। ठीक है, क्या लेते थे? ax अपॉन a। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ax की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ax की निकालनी है। मतलब ये वाला a इधर ट्रांसफर हो गया ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा क्या? cos अल्फा की वैल्यू क्या है? फिर हमारे पास ax अपॉन a है। cos अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे हम? ax अपॉन a पुट करेंगे इक्वल टू ये 1/√3 था। यहाँ पे तीन डायरेक्शन लिखा मैं। cos बीटा की जगह क्या करेंगे बेटा? ay ले लेंगे डिवाइड बाय a, क्योंकि बीटा के लिए क्या रहेगा? y रहेगा। ओके, बीटा के लिए क्या रहेगा बेटा? y रहेगा। सभी को दिखाई दे रहा है? इसके बाद में cos गामा, गामा के लिए क्या मिलेगा बेटा? 1 मिनट हाँ। cos बीटा की जगह क्या आएगा? ए वाई अपॉन ए इक्वल टू ये 1/√3 एज इट इज। इधर भी cos गामा की जगह क्या आएगा बेटा? ए जेड अपॉन ए इक्वल टू 1/√3 एज इट इज। ये वाला ए उधर ट्रांसफर कर दो बेटा। ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a/√3। और यहाँ पे ए वाई भी क्या मिलेगा बेटा? a/√3। और सिमिलरली ए जेड भी क्या मिलेगा? a/√3 मिलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा अभी भी? अब दिखता है क्या? यस सर। वेट 1 मिनट। ठीक है, अब दिखता है? क्या मिला? ax इक्वल टू a/√3, ay इक्वल टू भी a/√3, az इक्वल टू भी a/√3। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ तुम सर। बताया करेगी।
हो गया क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखना होगा क्या? हाँ सर। हो गया सर। ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। The vector that must be added to the vector that must be added to the vector added to the vector I minus 3j plus 2k I minus 3j plus 2k I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j 3i plus 6j minus 7k 3i plus 6j minus 7k so that the resultant vector so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis is क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पूछना है, बताऊंगा मैं। बोलिए फटाफट, क्या बोला क्वेश्चन में बेटा? क्या कहा क्वेश्चन में? The vector that must be added to the vector r minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 7k. Okay. मुझे आपका माइक ऑफ कर बेटा। Okay. The vector that must be added to the vector I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 7k so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis. Okay. अब मेरी बात सुनिए अच्छे से बेटा। क्या किया, एक वेक्टर ए वाला बताया, उसको मैं वेक्टर ए से डिनोट करता हूँ पहले वाला। दूसरा वेक्टर क्या बताया उन्होंने, ये वाला बताया। ओके, उसको मैं बी से डिनोट करता हूँ, ये वाला जो वेक्टर है उसको। क्वेश्चन को समझिए। और थर्ड वेक्टर हमें पता नहीं है, क्या बोला है, थर्ड वेक्टर निकालना है। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसको हमने इस दोनों वेक्टर में ऐड किया।
तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो क्या मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो ये वेक्टर सी होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब 1 अलोंग व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस। इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगी क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला, और वाई एक्सिस से मतलब क्या हो जाएगा, वो जे डायरेक्शन से। बात समझ में आ रही है क्या सबको बेटा? सभी को समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना है बेटा। ओके, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखता हूं मैं कि ये तीनों वेक्टर के एडिशन है, उसका आंसर आ रहा है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 1 वेक्टर जे। पहले वेक्टर को क्या कंसीडर किया मैंने, वेक्टर ए। ओके, ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। ओके, डायरेक्ट नहीं लिखने वाला हूं मैं। जो अननोन वेक्टर है वो वेक्टर हमें निकालना है, कौन सा वेक्टर ऐड किया। ओके, तो क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर ए को किसको कंसीडर किया हमने, आई माइनस 3j प्लस 2k प्लस बी वेक्टर मतलब क्या लिया बेटा, 3i प्लस 6j माइनस 7k प्लस वेक्टर सी पता है क्या, नहीं, ये एज इट इज इक्वल टू क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर मिला था वो 1j क्योंकि वो y डायरेक्शन से था। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वेक्टर सी की वैल्यू निकालनी है, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो ट्रांसफर कर देंगे, i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 4i। उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, बात समझ में आई क्या सबको, समझा कि नहीं समझा? इधर लेफ्ट साइड को अगर देखा तो एक मिनट, ये i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 4i माइनस 3j प्लस 6j कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3j प्लस 6j 9 प्लस 3j हो जाएगा, 2k माइनस 7k कितना मिलेगा बेटा, माइनस 5k मिलेगा। कैसे, वेक्टर सी इक्वल टू 1j रहेगा। ठीक है, अब सब इधर वाली टर्म को उठा और उधर ट्रांसफर कर दो, वेक्टर सी इक्वल टू ये 1j माइनस ये पूरे के पूरे रहेंगे, ये 4i प्लस 3j माइनस 5k। बात समझ में आ रही सबको? ये वाला पूरी टर्म वेक्टर की टर्म उठा के इधर लेके जाना है। अब करो इसको सिंप्लीफाई, वेक्टर सी इक्वल टू 1j माइनस इधर का 3j, पहले तो माइनस 4i आएगा, 1j माइनस प्लस माइनस 3j, 1j में से 3j चला गया, कितना रहेगा बेटा, माइनस 2j रहेगा। और ये इधर तो कोई k वाली वैल्यू है ही नहीं, ये माइनस सी टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। ये रहेगा वो वाला वेक्टर। समझा कि नहीं समझा बेटा? अरे समझा क्या? हाँ सर। आरती समझ में आया बेटा? साक्षी, कविता, विजया, नैनेश्वरी, पूजा, सबको समझ में हाँ आया सर। बेटा? चलो लिख लो बेटा।
हो गया क्या बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिए। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम origin, a particle starting from origin एम्स के एग्जाम में पूछा गया है 2007 में क्वेश्चन, ओके। और सीबीएसई की पीएमटी के एग्जाम जो थी 2007 में तभी पूछा गया। और moves in a straight line, moves in a straight line in the xy, in the xy plane, in the xy plane. Its coordinates at a later time are √3, the path of the particle makes an angle. The path of the particle makes an angle. Makes an angle. Sorry. The path of particle makes with the x-axis an angle of makes with the x-axis an angle of. ये ऐसा क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है बेटा 0 डिग्री। क्या कर सकते हैं बेटा इसमें हम? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में बेटा? क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, बताइए। किसी को समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 मूव्स अ स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन। व्हिच प्लेन? xy प्लेन में जा रहा है वो। इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद में क्या हो रहा है, √3 पे चला जा रहा है। द पाथ ऑफ अ पार्टिकल मेक्स विद द x एक्सिस एन एंगल ऑफ। ओके, मतलब ओरिजिन से पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है बेटा, ओरिजिन से पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, कौन से प्लेन में जा रहा है? एक्स वाई प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है बेटा? एक्स वाई प्लेन। इसमें ट्रैवल क्या, एक कुछ टाइम के बाद में ये वाला पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो कौन से पोजीशन पे चला गया बेटा? √3 पोजीशन। कौन से पोजीशन पे चला गया? √3। ओके, और उन्होंने क्या पूछा कि यक्स के साथ में कितना एंगल करता है। एकदम इजी बेटा, क्या करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ सर। बताओ बेटा, पूछा। सर y 0,0 से ओरिजिन हुआ था, और जब डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया तो x एक्सिस पे √3 था और y एक्सिस पे 3 हो गया। यक्स पे क्या आएगा बेटा? √3 आएगा, और वाई पे क्या आएगा? 3 आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलती है हमें? y बाई x मिलता है ना। लास्ट थीटा इक्वल टू क्या मिला था? tan इनवर्स ऑफ y बाई x, y इज 3 और डिवाइड बाई x, x कितना आता है बेटा? √3। सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। है ना ऐसा? tan थीटा इक्वल टू, ओए ओए हाय हाय, याद आ रहा है किसी को?
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा ना tan थीटा के लिए, अपोजिट 3 हो गया, एडजेसेंट √3 हो गए। उसके बाद में x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, ऊपर 3 है, ये बात भी बताई थी मैंने बेटा। अगर 2 डिवाइड बाय √2 होता है तो वो फाइनली आता है √2, बताया था। सिमिलरली 3 बाय √3 का क्या मिलेगा, √3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा। हाँ सर। फिर देखिए कौन से tan एंगल के लिए √3 होता है वैल्यू, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए होता है बेटा। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3। ये होगा हमारा आंसर। समझे क्या नहीं समझे, हाँ सर। करो नोट डाउन बेटा। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, हो गया क्या बेटा। नहीं सर। लिखो लिखो जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, वो आंसर है। हो गया सर। हो गया बेटा, चलेगा नेक्स्ट देखिए। The x and y component of a force F acting at 30 degree to x axis are represented respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं वो। The x and y components, the x
and y components, the x and y components of a force of a force of acting at 30 degree to acting at 30 degree to x axis are respectively are respectively. Option number A, f upon root 2 into f upon root 2 और दूसरा f. Option number B, f upon 2 root 3 by 2 f upon 2 root 3 by 2 f. Option number C, root 3 by 2 f 1 by 2 f. root 3 by 2 f 1 by 2 f या फिर इससे करता है 2 भी लिख सकते हैं. D, f comma f upon root 2. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। चलो लिखिए क्वेश्चन. फटाफट कीजिए बेटा. क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? आरती, क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? आरती, हो सर. आरती क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? समझला सर. ओके, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट निकालना है? एक्स और वाई ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री. फोर्स एक्ट हो रहा है 30 डिग्री पे. कहां से? ये वाला ही आपने निकालो, उसका एफ एक्स निकालना है और एफ वाई कंपोनेंट. एक्स और वाई कंपोनेंट मतलब क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है और इधर क्या निकालना है? एफ वाई. एफ वाई एकदम इजी. निकालिए, क्या आंसर आता है तो बताइए. सर एफ एक्स एफ रूट 3 बाई 2 आता है. क्या है पूछा? एफ एक्स एफ कॉस 30 मतलब एफ रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2 एफ हाँ सर. और एफ साइन 30 मतलब एफ बाई 2. देखिए कौन सा ऑप्शन सही है तो फिर. सी. साक्षी समझ आएगा बेटा? साक्षी हो सर. चांगलं समजत आहे? ठीक है. हो गया क्या?
हो गया क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में? एकदम इजी क्वेश्चन है, पढ़ना है उसको, अच्छे से समझना है क्या बताया उस क्वेश्चन में, क्या नहीं करना है, इसको समझना है, समझ के सॉल्व करना है। द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए एक एंगल क्रिएट करता है किसके साथ में बेटा? एक्स एक्सिस। हाँ सर पढ़ लिया, ये तो हमने, एक इधर जाता है, ये ऊपर जाता है, ये इधर जाता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। हमारा समझिए ये वेक्टर ए अगर है तो एक्स के साथ में सर वो अल्फा एंगल क्रिएट करता है, मतलब हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं बेटा यहाँ? आरती बताओ बेटा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा? एक्स AX अपॉन मॉड ऑफ ए होता है ना। ठीक है, करो वैल्यू पुट, ये वाला हो गया कॉस अल्फा। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? आई के साथ में जो टर्म है वो है 1, डिवाइड में क्या लेना पड़ेगा बेटा? इसकी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आई के साथ में 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, जे के साथ में भी 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, के है ही नहीं। ओके, मतलब ये cos ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 2। 1 बाय रूट 2 किसके लिए वैल्यू है बेटा? किसकी वैल्यू है 1 बाय रूट 2? cos के बारे में बताइए। cos ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू क्या है? 1 बाय रूट 2। cos cos चला गया दोनों साइड का, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? लिख लो बेटा। किसी को बोर तो नहीं हो रहा ना बेटा? नो सर। बोर होता सर संगा।
हो गया क्या बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, कीप अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k keep a vector 2i plus 3j plus 8k but each perpendicular to the vector is perpendicular to the vector 4j minus 4i plus alpha k. Then the value of alpha is then value of alpha is क्या कर सकते हैं बेटा? फिर हम अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे बेटा? दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर 2i plus 3j plus 8k है, उसको परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर है 4j minus 4i plus alpha k, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू उन्होंने निकालने के लिए बोली। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, कौन सा प्रोडक्ट लिया बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है क्या कुछ? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी होता है ना? होता है ए बी? अरे होता है क्या? हाँ सर। ए बी कॉस थीटा होता है ना? लेकिन इसका कोई मतलब होगा क्या, बेनिफिट होगा क्या हमें? क्या कर सकते हैं, सोचिए अच्छे से। एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है। ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या कर सकते सर हैं? ए बी को मल्टीप्लाई किया, सर वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी किया तो 0 वैल्यू आ जाएगी हमको। तो फिर बाद में 2i plus 3j plus 3k इंटू 4i माइनस 4j plus 8k इज इक्वल टू 0 आएगा। तो उनको सॉल्व करने के बाद फिर हमें a की वैल्यू आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ 1/2। जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा सी की वैल्यू? 1/2 आता है। 1/2 आएगी कि -1/2 आएगी? कितना आएगी रे? बाकी लोग भी सोचिए क्या हो सकता है। तो कितनी आएगी? अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हमने ऐसा भी लिखा था क्या? ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड लिखा था क्या बेटा? अरे लिखा था क्या? हाँ सर। सभी को पूछ रहा हूँ मैं, लिखा था क्या ऐसा? ax बी एक्स इक्वल टू प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो बेटा ये वाली वैल्यू तो 0 आने वाली है। 0 क्यों आ रही? बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ये 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बोल रहा हूं मैं आपको, ए बी cos 90 डिग्री है ना। ए बी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, मतलब यहाँ पे मैं ए बी cos थीटा लिखता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे उसको, ठीक है। देयरफॉर ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स मतलब क्या हो गया 2 इंटू बी एक्स कितना हो गया हमारा, ये आएगा बेटा आई वाली लेनी है हमें, हाँ यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आई से मिडल में जाए तो आई वाली टर्म लेनी है -4 प्लस ए वाई बी वाई, मतलब जे वाली टर्म क्या है ए वाई इज 3 इंटू बी वाई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ए जेड बी जेड लेना है बेटा, ए जेड कितना है 8 इंटू बी जेड कितना है हमारे पास अल्फा इक्वल टू ए बी cos 90 हो जाएगा, है ना। ए बी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 आ जाएगी, तो 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा बेटा -8, 4 इंटू 3 12 प्लस ये 8 अल्फा आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 0, 8 अल्फा इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना होता है बेटा 4 इक्वल टू 0 आएगा, 8 अल्फा इक्वल टू ये +4 उधर जाने के बाद में -4 होगा और अल्फा इक्वल टू -4 अपॉन 8 आएगा बेटा, और फाइनली अल्फा है सी है तो सी बोला था अल्फा ना, अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा -4 1 का 4 4 2 का 8 मतलब -1 का 8। समझे क्या नहीं समझे नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आरती हाँ समझ रहा है सर। बेटा, साक्षी यस सर। ओके, विजया ज्ञानेश्वरी हाँ सर। चलो लिख लो बेटा, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे या फिर दोपहर को, ठीक है मैं टाइमिंग बताता हूँ आपको, इतना स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते या फिर लिख लीजिए और क्लास एंड कीजिए। हो गया क्या बेटा, आरती पूजा, हाँ सर। हाँ ठीक है फिर लेफ्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है बाकी का कल देखेंगे या फिर आज ही दोपहर को मैं बताता हूँ आपको, ठीक है समझ में आ रहा है लेकिन, सर हाँ बेटा सर आपने -4 कहाँ से लाया? ये क्या है बेटा -4 और जे -4 आई में ये वाली आई वाली टर्म थी मिडल में, आपने, अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ सर, बाय सर। बाय बेटा।